हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगी 9 सितंबर के शिफ्ट 2 के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन, जो कि आपके सीजीएल मेंस के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्लास ख़त्म हो जाने के कुछ घंटे बाद ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देती हूँ, तो आप वहाँ से जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, पर मैं इसको आपको हिंदी में भी बताती हूँ। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के, तो आप इसको देख सकते हैं आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच कंडीशन ऑल्सो नोन एज आइक्टेरस causes a yellowing of your skin and the whites of your eyes। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उस कंडीशन का नाम बताइए जिसको हम आइक्टेरस के नाम से भी जानते हैं, और इससे क्या होता है, आपकी स्किन येलो हो जाती है और आंखें थोड़ी वाइट हो जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जॉन्डिस कहते हैं उसको। और ये इस वजह से होता है जब ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो इसकी वजह से स्किन हमारा येलो कलर का हो जाता है। अब यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो भी डिजीज़ेज़ होते हैं उसके लिए एक तो होता है पैथोजन और एक होते हैं वेक्टर। पैथोजन का मतलब होता है कि जिसकी वजह से आपको डिजीज़ हो रही है उसको हम कहते हैं पैथोजन, और एक होता है वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है कि किसके द्वारा वो डिजीज़ आप तक पहुँच रही है। जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया की वजह से कोई बीमारी हो रही है, तो बैक्टीरिया को हम कहेंगे कि ये पैथोजन है। लेकिन अगर किसी को कोई बीमारी हुई है और मच्छर या फिर मक्खी या फिर किसी भी चीज़ की वजह से वो बीमारी आपको भी हो जाती है, तो जो उसको लेकर आता है ना, उसको हम कहते हैं वेक्टर। कोई भी डिजीज़ होती है तो वो या तो बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, वायरस की वजह से हो सकती है, प्रोटोजोआ की वजह से हो सकती है, फंगस की वजह से हो सकती है, या फिर कोई भी डिजीज़ जेनेटिक हो सकती है, यानी कि आनुवांशिक हो सकती है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ ये भी याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या फिर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप आंसर मार्क करेंगे लुईस पाश्चर। अब यहाँ से आपको देखना है कि बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन सा है, वायरस से होने वाले डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये सारा जो होता है मैच दी फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है। बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहला यहाँ पे है टाइफाइड। टाइफाइड जो है ना, इसका ओरिजिन ऐसे हुआ था कि एक लेडी कुक थी, उनका नाम था टाइफाइड मैरी। तो वो खाना बना रही थी, तो उनको ये बीमारी हुई थी सबसे पहली बार। तो उन्होंने जितने लोगों के लिए खाना बनाया था सबको वो बीमारी हो गई थी, तो इसी वजह से उस बीमारी का नाम ही उनके नाम पे रख दिया गया था टाइफाइड। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि कौन सा बैक्टीरिया टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है साल्मोनेला टाइफी। ये रिस्पॉन्सिबल होता है टाइफाइड के लिए। और यहाँ से आपको ये याद रखना है कि विडाल टेस्ट अगर आपसे पूछे कि किस बीमारी में किया जाता है, तो टाइफाइड में किया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है कॉलेरा। कॉलेरा जो होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है विब्रियो कॉलरे, और काफ़ी ज़्यादा बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कॉलेरा कौन सा डिजीज़ है, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप याद रखेंगे न्यूमोनिया। अगर आपसे पूछे कि किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया की वजह से, और ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्लेग। अगर आपसे पूछे कि प्लेग किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो आप आंसर मार्क करेंगे यर्सीनिया पेप्टिस बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे है डिप्थीरिया, ब्रोंकाइटिस, वोपिंग कफ जिसको कि हम पर्ट्यूसस भी बोलते हैं, टिटनस, लेप्रोसी, ट्रैकोमा, एंसेफिल्स, ट्यूबरोकुलोसिस। ये सारे जो डिजीज़ है ये सारी बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। यहाँ पे आपको निमोनिया, कॉलेरा, टाइफाइड, प्लेग और जो टीबी रोग है इसका आपको याद रखना है कि किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। बाकी ये सब जो है इनका आपको केवल बस नाम ध्यान में रखना है। ये जो ट्रैकोमा डिजीज़ है ना, ये आई यानी कि आँख में होती है। अब नेक्स्ट यहाँ से आपको एक चीज़ ये भी याद रखना कि ट्यूबरोकुलोसिस यानी कि जो टीबी है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इसमें एक वैक्सीन लगाई जाती है BCG वैक्सीन। तो अगर आपसे कभी भी पूछे कि BCG वैक्सीन किस डिजीज़ से रिलेटेड है या किस में ये वैक्सीन लगाई जाती है, तो आप आंसर मार्क करेंगे TB। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको याद रखना है कि DPT वैक्सीन अगर आपसे कभी भी पूछे कि ये किस 3 बीमारियों से बचाती है,
तो ये बचाती है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस से। इसी वजह से इसको DPT वैक्सीन कहते हैं और ये 3 बीमारियों से रक्षा करती है या फिर बचाती है, इसी वजह से इसको ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक डिजीज़ छूट गया था, गोनोरहोया, अगर आपसे पूछे तो ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि पहला एंटीबायोटिक किसने डेवलप किया था, किसने बनाया था, उसको बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और इन्होंने उसका नाम रखा था पेनिसिलिन। तो आप ये भी याद रखेंगे कि ये जो एंटीबायोटिक इन्होंने बनाया था उसको इन्होंने बनाया था पेनिसिलियम नोटेटम से, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे वायरस से होने वाले डिजीज़। यहाँ पे कोई वायरस का नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मैच दी फॉलोइंग में आ गया तो आप कर पाएँ। और बायो का वेटेज तो वैसे भी ज़्यादा होता है मेंस के एग्जामिनेशन में, तो छोटी छोटी डिटेल्स ध्यान में रखिएगा। वायरस से होने वाले डिजीज़ में आता है चिकन पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स, पोलियो, रेबीज़, एड्स, मम्स एंड मीसल्स, डेंगू, ग्वाइटर जिसको कि घेंघा रोग कहते हैं, हेपेटाइटिस या जॉन्डिस जिसमें कि लिवर इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंजा यानी जिसको फ्लू बोलते हैं। तो ये सारे वायरस से होने वाले डिजीज़ हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपसे कहे कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो पहली बात तो ये कि ये प्रोटोजुआ से होने वाले डिजीज़ हैं, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस एंड काला आजार। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मलेरिया का पैथोजन कौन है, यानी कि किसकी वजह से मलेरिया होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है। अब अगर आपसे पूछे कि इसका वेक्टर कौन है, यानी कि किसकी वजह से ये फैलता है बीमारी, तो ये होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की काटने की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस, इसका जो पैथोजन है वो है ट्रिपेनोसोमा और ये होता है सेसे फ्लाई की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे है काला आजार, इसका पैथोजन होता है लिशमैनिया और ये होता है सैंड फ्लाई की वजह से, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे फंगस से होने वाले डिजीजेस, और इसमें ये जो बाल्डनेस है ना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कि ये जो गंजापन होता है ये किसकी वजह से होता है, तो ये फंगस की वजह से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एथलीट्स फुट, रिंगवॉर्म, अस्थमा, स्केबीज, ये जो सारी बीमारियां हैं ये होती हैं फंगस की वजह से। इसको याद रखने की ट्रिक आप याद कर सकते हैं बरसा से, यानी कि बाल्डनेस, एथलीट्स फुट, रिंगवॉर्म, अस्थमा, स्केबीज। नेक्स्ट यहाँ पे है जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि आनुवांशिक जो बीमारियां होती हैं। इसमें आप ये याद रख सकते हैं कि जहाँ पे सिंड्रोम वर्ड लगा होगा आप आंसर मार्क कर सकते हैं कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, तो इसमें आता है डाउन सिंड्रोम, हंटिंगटन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया जिसमें कि ब्लड क्लॉट नहीं होता है, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता, थैलेसीमिया, टर्नर सिंड्रोम। तो ये सारे जो हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, तो इनका आपको नाम याद रखना है और ये वाला जो डिटेल्स यहाँ पे है इसको याद रखना है जो रेड कलर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज वॉज चिटगोंग आर्मरी रेड कंडक्टेड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि चिटगोंग आर्मरी रेड किसके लीडरशिप के अंडर में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सूर्यसेन के लीडरशिप के अंडर में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि चिटगोंग आर्मरी रेड हुआ कब था, तो 1930 को हुआ था, 18 अप्रैल 1930। और अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्यसेन को और क्या कहते थे, तो इनको कहते थे मास्टर दा, और ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में ही पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज गोविंद जी नर्तनालय लोकेटेड। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि गोविंद जी नर्तनालय कहाँ पर लोकेटेड है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर में लोकेटेड है। इस टाइप के क्वेश्चन ना इन्होंने बहुत ज़्यादा पूछा है, इसको आप सीधा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेशंस इज डेडिकेटेड टू सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा टू थैंक देम फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड फॉर ग्रांटिंग विशेस। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कौन सा सेलिब्रेशन या कौन सा त्यौहार ऐसा है जो कि सन गॉड और उनकी वाइफ उषा को डेडिकेटेड है। इसमें लोग उनको थैंक्स करते हैं कि लाइफ जो है पॉसिबल है अर्थ पे, इसकी वजह से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, छठ पूजा। इस बार कुछ शिफ्ट ऐसे थे जिसमें जीके काफ़ी टफ पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्रदामन हैपेंड टू बी द फर्स्ट रॉयल इंस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली इंडिया
कंपोज्ड इन चेस्ट संस्कृत। यहाँ पर कह रहे हैं कि फर्स्ट रॉयल इंस्क्रिप्शन कौन सा था अर्ली इंडिया का, जो कि प्योर संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज किया गया था, और वो रुद्र दामन का इंस्क्रिप्शन था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गिरनार इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है इसका यहाँ पे मतलब होता है प्योर, बाकी एक मतलब और होता है, उसको आप गूगल कर सकते हैं। तो प्योर संस्कृत लैंग्वेज में गिरनार इंस्क्रिप्शन को कंपोज किया गया था। और ये किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया था? संस्कृत लैंग्वेज में। ये क्वेश्चन CHSL 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट सदर्न कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी in 1307 to 08 AD was led to which of the following reasons? यहाँ पे कह रहे हैं कि पहला साउथ इंडिया कैंपेन अलाउद्दीन खिलजी ने 1307 से 1308 के बीच में किया था, तो कहाँ पर किया था? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, देवगिरी में पहला साउथ कैंपेन था अलाउद्दीन खिलजी का। यहाँ से आपको याद रखना है अलाउद्दीन के साउथ इंडिया एक्सपीडिशन के बारे में, इससे क्वेश्चन ना हर बार पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप पहला याद रखेंगे देवगिरी, जो कि 1306 से 1307 के बीच में इन्होंने वहाँ का एक्सपीडिशन किया था। और वहाँ पे जब इन्होंने एक्सपीडिशन किया था तो यादव डायनेस्टी का रूल चल रहा था। नेक्स्ट इनका था वारंगल, जो कि 1308 में था, और वहाँ पर रूल चल रहा था काकतीय डायनेस्टी का। नेक्स्ट यहाँ पे आप याद रखेंगे द्वार समुद्रम 1310 में। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि उस टाइम पे वहाँ पे कौन सी डायनेस्टी का रूल चल रहा था, तो होयसाल डायनेस्टी का रूल चल रहा था। लास्ट एक्सपेडिशन था इसका मदुरा, जो कि इसने किया था 1311 में, तब वहाँ पे होयसाल डायनेस्टी का रूल चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल? यहाँ पे आपसे टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल का नाम पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इसका नाम होता है 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल। आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। कई बार ये ऑप्शन इतने इजी सेट करते हैं कि अगर आपको प्रीफिक्सेस याद है ना, तब भी आप आंसर मार्क कर ले जाएंगे। अगर यहाँ पे कार्बन का एक ही एटम है तो उसको आप कह सकते हैं मेथ, अगर 2 है तो एथ यूज़ करते हैं, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट यूज़ करते हैं, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप। तो ये अगर आपको याद है तो कई बार ऑप्शन सिंपल होगा, आप आंसर मार्क कर पाएंगे। अभी हम इसके अगले शिफ्ट वाला देखेंगे, उसमें क्वेश्चन आया है, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन्होंने ऑप्शन इतना सिंपल सेट किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप सफिक्सेस भी याद रखेंगे कि अगर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच तो उसको कहते हैं एन, अगर डबल बॉन्ड है तो उसको कहते हैं इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको कहते हैं आइन। तो ये सारी चीज़ें मिला करके ही IUPAC नॉमेनक्लेचर किया जाता है। यहाँ से आप जनरल फार्मूला याद रखिएगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, फॉर एग्जाम्पल CH4। तो यहाँ पे एक ही कार्बन एटम है, इसको कहेंगे मेथ, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम कहते हैं मेथेन। या फिर इस फॉर्मूले में भी आप फिट करके देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2n+2 है, यानी कि 4 है। अगर यहाँ पे C2H6 है तो इसको कहेंगे एथेन, और ये भी इस फॉर्मूले में फिट होता है, तो ऐसे इसका नामकरण किया जाता है। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड आपको याद रखना है, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे बर्न होते हैं, तो ये ब्लू क्लियर फ्लेम के साथ जलते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड येलो सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। और SSC में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट और डिमांड फॉर मनी के बीच में क्या रिलेशन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इनवर्स रिलेशन होता है। कैसे? मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम है तो आप मनी की डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे, यानी कि आप बहुत ज़्यादा लोन वगैरह लेंगे, पैसे की डिमांड करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट रेट अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या आप मनी की डिमांड करेंगे? नहीं ना। मान लीजिए आपको 25% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है तो आप मनी की डिमांड को कम करेंगे, आप लोन लेने नहीं जाएंगे।
लेकिन अगर आपको 5% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है तो आप मनी की डिमांड ज़्यादा करेंगे, आप लोन लेने जाएंगे। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि इंटरेस्ट रेट और डिमांड फॉर मनी के बीच इन्वर्स रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी को वाटर से पास किया जाता है तो कौन सा रिएक्शन होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस में ब्रेक हो जाता है, इसी को हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच म्यूजिक कंपोजर डुओ वॉज ऑनर्ड विद दी नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किन दो लोगों को नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड मिला था ईयर 2020 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आनंद और मिलिंद को मिला था। और ये तो मतलब बहुत ज़्यादा पुराना इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेचर का यानी प्रकृति का फंक्शनल यूनिट यानी कार्यात्मक इकाई क्या होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, इकोसिस्टम। यहाँ पे आप इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं कि ये सारे जो है नेचर का पार्ट हैं, इसके अंदर होते हैं इन्वायरमेंट में, लेकिन ये इकोसिस्टम इनका फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे कि अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है सेल, तो वैसे इनका है इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुंड और टंका यूज्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। अब इस तरह का क्वेश्चन सीजीएल 2023 में आया था। अगर आपने पीवाईक्यू सीरीज देखी होती तो आप आंसर मार्क कर लेते। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए खंडीज, ये जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ये कहाँ का है, तो ये भी राजस्थान का ही है। और ये जो कुंड या फिर टंका है ना, ये राजस्थान एंड इसके साथ साथ गुजरात का भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं था तो राजस्थान ही राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछे कि ये गुल्स कहाँ का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, तो ये होता है वेस्टर्न हिमालयाज में। अगर आपसे पूछे कि इरी, ये जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ये कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इनॉग्यूरल मैच ऑफ विमेन प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट वॉज प्लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यूज़। यहाँ पे कह रहे हैं कि WPL यानी कि विमेन प्रीमियर लीग 2023 का क्रिकेट कहाँ पर खेला गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मुंबई में। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि DPSP के बारे में कौन सा स्टेटमेंट या फिर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। DPSP जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसका जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2, दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जस्टिशिएबल नहीं होते हैं। DPSP जो है ये नॉन जस्टिशिएबल होता है। और ये क्लियरली मैंने आपसे बताया था कि यही सेम क्वेश्चन CHSL 2024 में भी पूछा गया था, और देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें भी पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट लैटिट्यूड डज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ्स। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि किस डिग्री के लैटिट्यूड पे जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है वो समर मंथ में चलता है इंडिया में। राइट आंसर हो जाएगा 14 डिग्री नॉर्थ। जेट स्ट्रीम जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड होता है जो कि लगभग हमारे अर्थ सरफेस से 8 से 9 किलोमीटर या कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 10 से 12 किलोमीटर ऊपर चलता है और बहुत तेज इनकी स्पीड होती है, उसी को कहते हैं जेट स्ट्रीम। अगर आपसे पूछे कि जेट स्ट्रीम किस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में आएगा तो ट्रोपोस्फियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इन रूरल इंडिया विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार रूरल इंडिया में सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहाँ का है, कि महिलाएं जो हैं ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हिमाचल प्रदेश में।
यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि ये जो सेंसस हुआ था 2011 में, ये 15th नंबर का सेंसस था इंडिया का, और इसका जो मोटो था वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इससे तो मतलब बहुत क्वेश्चन बना था अभी CPO NCHSL 2024 में। हो सकेगा तो सेंसस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। ये सारे शिफ्टों का सोल्यूशन कराने के बाद डिटेल में एक वीडियो मैं बनाऊंगी सेंसस पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सारी डिटेल एक साथ होंगी। क्वेश्चन नंबर 17, in 2021 in which of the following states did the prime minister lay the foundation stone for the राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। 2021 का इन्होंने पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए फाउंडेशन स्टोन रखा था, तो किस स्टेट में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वॉज ए मदरसा ओपनड इन कोलकाता टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोलकाता में एक मदरसा ओपन हुआ था और वहाँ पे प्रमोट की जा रही थी अरबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ की स्टडी। तो कब इसको ओपन किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इसको सीधा याद रखेंगे आप 1781 CE में। क्वेश्चन नंबर 19, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union, and the executive power of the union shall extend to the giving of such direction to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose। ये क्वेश्चन भी थोड़ा इन्होंने टफ बनाया है, लेकिन इनका सिंपल सा पूछने का ये मतलब है कि सारे स्टेट के पास एग्जीक्यूटिव पावर हैं, लेकिन उनको जो यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर है उसको हिंडर नहीं करना है, उसको रोकना नहीं है। यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है ना, ये हमारे स्टेट को डायरेक्शन वगैरह भी दे सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये किस में आता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आर्टिकल 257 में आता है। तो इसको आप इतना याद रखिएगा कि जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर है ये यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर को हिंडर नहीं करेगा। ऐसा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 257 में। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बट आपको इतना ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द ग्रीन रिवोल्यूशन। अब ग्रीन रिवोल्यूशन से तो हर बार क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन को कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन करता है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ न्यू स्ट्रैटेजी इन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट एंड राइस। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए आई एक स्ट्रैटेजी थी जिसमें कि व्हीट एंड राइस पे ध्यान दिया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ अ न्यू स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज द शेयर ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं था। थर्ड स्टेटमेंट है कि ये नई स्ट्रैटेजी थी ये बताने के लिए कि ग्रीन कलर को हर पर्पस के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं था। यहाँ पे कहने कि हर्बल प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए स्ट्रैटेजी आई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये नई स्ट्रैटेजी थी जहाँ पे फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कही गई थी, स्पेशली व्हीट एंड राइस की। अगर आपसे पूछे कि ग्रीन रिवोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पर। यहाँ से आप याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछे कि ग्रीन रिवोल्यूशन ये जो टर्म है इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था, इसको यूज़ किया था विलियम गॉड ने। अगर आपसे कहें कि ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर किसको कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें इंडिया में किसको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो वो कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। अब यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मैक्सिमम बेनिफिट अगर आपसे कभी भी पूछे कि किस फूड ग्रेन को इसमें हुआ था, तो व्हीट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। HYV का फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। अभी CPO 2024 एंड CHSL 2024 में भी पूछा गया कि HYV का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटीज़। ये सीड की नई वैरायटी थी जिससे कि प्रोड्यूस और ज़्यादा अच्छा होने वाला था। अब यहाँ से आपको ये भी याद रखना है, इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा था अभी 2024 में ही कि ग्रीन रिवोल्यूशन के कितने फेजेस थे। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के 2 फेज थे। पहला 1960s से लेकर के 1970s तक था। दूसरा फेज इनका था 1970s से लेकर के 1980s तक। तो 2 फेज ये स्टेटमेंट में था, इस वजह से आपको याद रखना है। यहाँ से आपको कुछ और भी रिवोल्यूशन याद रखना है जो कि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। यहाँ पे पहला है वाइट रिवोल्यूशन, या फिर इसको ऑपरेशन फ्लड कहते हैं।
ये मिल्क से रिलेटेड था। अगर आपसे पूछे कि इसके फादर किसको कहा जाता है तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्लू रिवोल्यूशन, तो ये फिश से रिलेटेड था और इसके फादर कहे जाते हैं डॉक्टर अरुण कृष्णा एंड डॉक्टर हीरालाल चौधरी। नेक्स्ट यहाँ पे है गोल्डन रिवोल्यूशन। अब ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट 2024 का ही क्वेश्चन है पूछा हुआ। तो गोल्डन रिवोल्यूशन जो ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड था, बट अगर ऑप्शन में ये ना हो तो हनी अगर आए या फिर फ्रूट्स तो आप इस पे भी आंसर मार्क कर सकते हैं, तीनों सही है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि सिल्वर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड था तो वो एग की प्रोडक्शन से रिलेटेड था। अगला यहाँ पे है ब्राउन रिवोल्यूशन, तो ये लेदर से रिलेटेड था, या फिर आप अगर देखेंगे ना तो कोकोआ से भी ये रिलेटेड था, बट आपको ये लेदर वाला याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है ग्रे रिवोल्यूशन, तो ये फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड था। अगला यहाँ पे है सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, ये कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड था। येलो रिवोल्यूशन जो है ये ऑयल सीड के प्रोडक्शन से रिलेटेड था। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन ये जूट के प्रोडक्शन से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 21, इन द ईयर 1952 who among the following lent his voice for the film Amar Bhopali, which was being produced in 2 languages simultaneously and he sang in both Bengali and Marathi। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1952 में एक फिल्म बन रही थी अमर भोपाली, इसमें 2 लैंग्वेजेस में एक साथ गाना गाया है, बंगाली एंड मराठी में भी, तो किसने गाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मन्ना डे ने गाया था। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है जब 2 काम आप एक साथ करें, उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज दी हॉट विंड लू ब्लो। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में जो हॉट विंड है लू, ये कहाँ पे चलता है? तो ये एक लोकल विंड है, ये चलती है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ से आप याद रखेंगे कि मैंगो शावर अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे ये चलता है तो केरला एंड कर्नाटका में। इससे जो मैंगो की राइपनिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसी वजह से इसका नाम है मैंगो शावर। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्लॉसम सावर, ये केरला से रिलेटेड है। अगला यहाँ पे है नॉरवेस्टर्स, ये 2024 का ही क्वेश्चन है। नॉरवेस्टर्स जिसको कि बारदोली चीरा भी कहते हैं, ये वेस्ट बंगाल एंड असम से रिलेटेड है, ज़रूर याद रखिएगा। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि लोकल विंड जो वर्ल्ड में चलती हैं उसमें से कुछ फेमस कौन कौन सी हैं। पहला यहाँ पे है चिनूक, ये नॉर्थ अमेरिका की लोकल विंड है। नेक्स्ट यहाँ पे है फोहेन, अगर आपसे पूछे तो ये एल्प्स के साइड में चलता है। अगला यहाँ पे है हरमट्टन, तो ये चलता है सहारा डेजर्ट में। और ये जो सिरोको है ना, इसको हम कहते हैं ब्लड रेन, ये भी सहारा से ही ओरिजिनेट होता है, फिर उसके आगे मेडिटेरेनियन सी, देन यूरोप में भी ये चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप याद रखेंगे मिस्ट्राल, अगर आपसे पूछे तो स्पेन एंड फ्रांस की साइड में। ब्लिजार्ड अगर आपसे पूछे तो साइबेरिया, कनाडा एंड यूएसए। ब्रिक फील्डर ये इंपॉर्टेंट है, सदर्न ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 23, द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स क्रिएटेड ए ड्राफ्ट पॉलिसी इन 2022 for senior citizens on the basis of Article 41, which aims to form a directorate for the welfare of senior citizens। यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है डायरेक्टोरेट, इसका मतलब होता है एक ऐसा सेक्शन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का इंचार्ज होता है या फिर उसकी देखभाल करते हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2022 में किस स्टेट की गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए डायरेक्टोरेट बनाने की बात कही थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, तमिलनाडु। ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का था लेकिन बहुत पुराना। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन वाज द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजेस की सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस के लिए एक अमेंडमेंट बिल आया था 2021 में, उसको लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 30 नवंबर 2021 को। और इस तरह के जो पर्टिकुलर डेट पूछने वाले क्वेश्चन है ये भी बहुत पूछा गया CHSL 2024 में भी और CGL में भी। लास्ट क्वेश्चन है एट विच ओलंपिक्स डिड गगन नारंग विन ए ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ पे कह रहे हैं कि गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था किस ओलंपिक में? राइट आंसर हो जाएगा लंदन ओलंपिक्स 2012 में। अगर आपसे पूछे कि ये किससे रिलेटेड हैं तो एयर राइफल शूटिंग से रिलेटेड हैं, तो शूटिंग भी आप याद रख सकते हैं। तो ये था 9 सितंबर के शिफ्ट 2 के GK PYQ का सोल्यूशन। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।